मेरे सभी व्यूवर्स का मेरे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हम आज के सेशन में मनुष्य के शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन में मेरा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हार्ट। जो मैमल या मनुष्य का हार्ट होता है वो 4 चेंबर में बटा होता है। राइट आरिकल, लेफ्ट आरिकल, राइट आरिकल, लेफ्ट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आरिकल में ब्लड आता है। आरिकल में बाहर से ब्लड हार्ट के अंदर आता है। आरिकल में बाहर से ब्लड हार्ट के अंदर आता है, जबकि वेंट्रिकल या निलय, इसका हिंदी में नाम है निलय, वेंट्रिकल या निलय से ब्लड निकलता है। वेंट्रिकल या निलय से ब्लड निकलता है। आरिकल का हिंदी नाम है अलिंद। तो आरिकल कहिए चाहे अलिंद कहिए, आरिकल या अलिंद में ब्लड बाहर से आता है, जबकि वेंट्रिकल या निलय से ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर्ड होता है। मैमल का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है। इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यह वाल्व 3 दीवारों से मिलकर के बना होता है। ट्राइकस्पिड का मतलब 3 दीवारों से मिलकर के बना होता है। राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व का निर्माण 3 दीवारों से मिलकर के होता है। और लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में डाइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व होता है, जिसमें 2 दीवारें होती हैं। बाइकस्पिड वाल्व 2 दीवारों से मिलकर के बना होता है, जबकि ट्राइकस्पिड वाल्व 3 दीवारों से मिलकर बना होता है। राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल या डाइकस्पिड वाल्व होता है। इसके बाद हमारे बॉडी पार्ट, किडनी, स्टमक, लिवर या अदर कोई भी पार्ट हो गया, इन सभी पार्ट में जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और वह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिला देते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिला देते हैं तब उस ब्लड को कहते हैं इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन शिरा, जिसका हिंदी नाम है शिरा, वेन या शिरा के द्वारा पहुंचता है राइट आरिकल में। तो ये भी वेन, ये भी वेन, ये भी वेन, ये भी वेन, और ये सारे वेन मिलकर के एक मोटा वेन बनाते हैं। इस मोटे वेन को कहते हैं वेना केवा या महाशिरा। तो राइट आरिकल में महाशिरा पहुंचता है और इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आरिकल में डाल देता है। राइट आरिकल से जो इम्प्योर ब्लड है वह पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ वाल्व लगे होने से ब्लड वेंट्रिकल से आरिकल में नहीं जा सकता है, आरिकल से वेंट्रिकल में आ सकता है, अर्थात यह वाल्व ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। राइट वेंट्रिकल में जब यह संकुचित होता है तब यहाँ से ब्लड एक दूसरे ब्लड वेसल्स से होकर के लंग्स में जाता है। यह जो यहाँ से निकलने वाला ब्लड वेसल है इसको कहते हैं आर्टरी, और यह लंग्स में जा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल करके पहुंचता है लंग्स में। लंग्स में जो एयर होता है उस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। यहाँ से जो ब्लड आ रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। तब यहाँ से जो ब्लड यहाँ आएगा वह अपना कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में दे देगा और लंग्स से ऑक्सीजन इस ब्लड में आ जाएगा, और जब ब्लड यहाँ से निकलेगा तब इस ब्लड का कलर हो जाएगा रेड, अर्थात यह प्योर ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करेगा लेफ्ट आरिकल में, लेफ्ट आरिकल में इंटर करेगा।
यह प्योर ब्लड या अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट आरिकल से यह जो प्योर ब्लड है यह पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके बीच में बाइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है, जिस कारण ब्लड केवल आरिकल से वेंट्रिकल की तरफ ही जा सकता है। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन होगा, तब यह ब्लड एक मोटे ट्यूब से बाहर निकलेगा। इस मोटे ब्लड वेसल को कहते हैं एओर्टा या महाधमनी। इस मोटे ब्लड वेसल को कहते हैं एओर्टा या महाधमनी। यह एओर्टा से जब आएगा तब यह और पतली पतली नलियों में बंट जाएगा। इन पतली नलियों को या इन पतले पतले ब्लड वेसल्स को आर्टेरी कहते हैं। यहाँ पर एओर्टा कहेंगे, यहाँ पर आर्टेरी कहेंगे। एओर्टा मतलब महाधमनी, आर्टेरी मतलब धमनी। तो यह धमनी में से होता हुआ हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। बॉडी पार्ट्स के जो सेल और टिश्यूज होंगे वो रेस्पिरेशन के कारण ऑक्सीजन को कंज्यूम कर चुके होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बना चुके होंगे। वह कार्बन डाइऑक्साइड जब यह ब्लड इसके अंदर जाएगा तो उसके जो सेल और टिश्यूज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर डाल देंगे और ब्लड से ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेंगे। तो यहाँ से जो निकलने वाला ब्लड होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अर्थात यहाँ से ये इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। ये क्या है? प्योर ब्लड है और यह है हमारा इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वेन और वेना केवा है इसमें कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है? इम्प्योर ब्लड। लेकिन ये वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, वेन में इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन है जो कि लंग्स से ब्लड को लेकर के लेफ्ट आर्टरियम में आता है, इसको कहेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है? प्योर ब्लड। बाकी बॉडी के जितने भी वेन्स होंगे उसमें इम्प्योर ब्लड होगा, लेकिन पल्मोनरी वेन में हमारा प्योर ब्लड होगा। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एओर्टा है या आर्टरी है इन सभी में प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगा और यह पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है। सारे शरीर के सारे वेन्स में इम्प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड। शरीर के सारे आर्टरी में प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। हम देखेंगे कि आर्टरी जो है वो वेंट्रिकल से जुड़ा होता है, चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो या बाकी एओर्टा हो, ये वेंट्रिकल से जुड़े होते हैं। और वेंट्रिकल क्या करता है? इस संकुचित होता है, जिस कारण से ब्लड क्या होता है? बहुत तेजी से निकलता है। अर्थात जो आर्टरी होगा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि इस आर्टरी में भी ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, इस एओर्टा में भी ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा। अर्थात आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है और जब यहाँ से घूम करके आएगा तब इसमें ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। अर्थात आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्स में ब्लड का प्रेशर कम होता है। चूंकि यहाँ पर यह संकुचित होकर के ब्लड को आगे की तरफ पंप कर रहा है, इसलिए इसमें ब्लड क्या होगा? हमेशा आगे ही जाता जाएगा, पीछे नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर ब्लड का बैक फ्लो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर बैक फ्लो को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की वाल्व की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होता है, परंतु वेन में ब्लड का प्रेशर कम होता है, इसलिए यहाँ पर ब्लड बैक फ्लो भी कर सकता है। तो यहाँ पर ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए जितने भी वेन्स होते हैं, चाहे ये वेना केवा हो, चाहे ये वेन्स हो, चाहे पल्मोनरी वेन हो, वेन के अंदर ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए इसके अंदर वाल्व लगे होते हैं, ताकि ब्लड केवल आगे की तरफ ही जाए, पीछे की तरफ ना जाए। जो आर्टरी होते हैं उसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी होती हैं और मजबूत होती हैं। और वेन में ब्लड का प्रेशर कम होता है, इसलिए इसकी दीवारें पतली होती हैं और वाल्व युक्त होती हैं। यहाँ पर जो है हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करें। ये जो किडनी है, हम देखेंगे कि ये जो आर्टरी आ रहा है ये
ब्रांचेज में बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं आर्टेरियोल्स, और फिर ये ब्रांच आपस में जुड़ने लगते हैं और यहां से ये वेन से बाहर निकल जाते हैं। तो एओर्टा बंटता है आर्टरी में, आर्टरी बंटता है आर्टेरियोल्स में, और फिर ये आर्टेरियोल्स आपस में जुड़ करके वेन का निर्माण करते हैं और वेन वेना केवा में चला जाता है। तो ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। अब इसमें हम याद क्या करेंगे उसको देखें। 20 पॉइंट याद करने के लिए है 20 पॉइंट याद करने के लिए है, उसको याद करना है। ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे ने किया था। ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे ने किया था। ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे ने किया था। ब्लड सर्कुलेशन के 4 भाग होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के 4 भाग होते हैं। पहला है हार्ट, दूसरा है आर्टरी, तीसरा है वेन और चौथा है ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन के 4 भाग होते हैं, हार्ट, आर्टरी, वेन और ब्लड। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। मैमल का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। आर्टरी हार्ट से ब्लड को बाहर निकालता है। आर्टरी हार्ट से ब्लड को बाहर निकालता है, जबकि वेन पूरे बॉडी से ब्लड को हार्ट के अंदर पहुंचाता है। वेन पूरे बॉडी से ब्लड को हार्ट के अंदर पहुंचाता है। और ब्लड के बारे में अलग चैप्टर होता है। जो हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम नाम की झिल्ली में सुरक्षित होता है। हार्ट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है जो कि हार्ट को बचाने का काम करता है। उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। हार्ट पेरिकार्डियम नामक मेम्ब्रेन के अंदर सुरक्षित होता है। हार्ट पेरिकार्डियम नामक मेम्ब्रेन के अंदर सुरक्षित होता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्कल, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्कल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्कल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्कल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्कल में ब्लड आता है, आर्कल में ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है। आर्कल में ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है। आर्कल में ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है। इसके बाद है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट आर्कल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। इस वाल्व में 3 दीवारें होती हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट आर्कल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट आर्कल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट आर्कल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड वाल्व 2 दीवारों से मिलकर के बनी होती है। आर्टरी द्वारा ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है। आर्टरी द्वारा ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है। आर्टरी द्वारा ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, जबकि वेन द्वारा ब्लड हार्ट के अंदर आता है। वेन द्वारा ब्लड हार्ट के अंदर आता है। आर्टरी में ब्लड का प्रेशर अधिक होता है। आर्टरी में ब्लड का प्रेशर अधिक होता है। आर्टरी में ब्लड का प्रेशर अधिक होता है, अतः आर्टरी की दीवारें मोटी होती हैं। आर्टरी में ब्लड का प्रेशर अधिक होता है, अतः आर्टरी की दीवारें मोटी होती हैं। आर्टरी में ब्लड का प्रेशर अधिक होता है, अतः आर्टरी की दीवारें मोटी होती हैं। वेन में ब्लड का प्रेशर कम होता है, अतः वेन की दीवार पतली होती है। वेन में ब्लड का प्रेशर कम होता है, अतः वेन की दीवार पतली होती है। अगला 12वां पॉइंट है, आर्टरी में वाल्व नहीं होता है। आर्टरी में वाल्व नहीं होता है। आर्टरी में वाल्व नहीं होता है, परंतु वेन में ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए वाल्व होता है। परंतु वेन में ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए वाल्व होता है। आर्टरी में प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आर्टरी में प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आर्टरी में प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, परंतु पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वेन में इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वेन में इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वेन में इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, परंतु पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड बहता है। परंतु पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड बहता है। पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड बहता है। बाकी सारी वेन में इम्प्योर ब्लड बहता है। बाकी सारी वेन में, शरीर के सारी वेन में इम्प्योर ब्लड बहता है, परंतु पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड बहता है। हार्ट के राइट भाग में इम्प्योर ब्लड होता है, जो कि ब्लू कलर से हमने दिखाया हुआ है। हार्ट के राइट भाग में इम्प्योर ब्लड होता है और हार्ट के लेफ्ट भाग में प्योर ब्लड होता है। हार्ट के राइट भाग में इम्प्योर ब्लड होता है और हार्ट के लेफ्ट पार्ट में प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड को रेड कलर से हमने दिखाया था। ये
17 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। हार्ट की स्वयं की मांसपेशियों, हार्ट जो है ब्लड को पूरी बॉडी के मांसपेशियों को भेजता है, और हार्ट की स्वयं की मांसपेशियों को भी रक्त पहुंचाने के लिए एक ब्लड वेसल होता है। हार्ट की स्वयं की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाले ब्लड वेसल का नाम है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट की स्वयं की मांसपेशियों को ब्लड पहुंचाने वाले ब्लड वेसल का नाम है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट की मांसपेशियों को, हार्ट की स्वयं की मांसपेशियों को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट के स्वयं की मांसपेशियों को ब्लड पहुंचाने वाले आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। यदि कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार का रुकावट हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार का रुकावट हो जाता है, तो ब्लड की मांसपेशियों को रक्त नहीं मिलेगा और हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, जिस वजह से हार्ट काम करना बंद कर देगा और इसको कहते हैं हार्ट अटैक। कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार का रुकावट हो जाने पर मनुष्य को हार्ट अटैक आता है। कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार का रुकावट हो जाने पर हार्ट अटैक आता है। कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार का रुकावट हो जाने पर हार्ट अटैक होता है। कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार का रुकावट हो जाने पर हार्ट अटैक होता है। और एक और शब्द है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर क्या होता है? हार्ट फेल्योर जब हमारा हार्ट की मांसपेशियां कोरोनरी आर्टरी तो ब्लड पहुंचा रहा है, लेकिन हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, अर्थात हार्ट अब सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, तब उसको कहते हैं हार्ट फेल्योर। और कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार का रुकावट हो जाता है जिस वजह से हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो उसको कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट फेल्योर अलग चीज है और हार्ट अटैक अलग चीज है। कोरोनरी आर्टरी में जब रुकावट आ जाती है, तब कोरोनरी आर्टरी में एक स्प्रिंग लगाया जाता है जिससे कि आर्टरी खुल जाए और हार्ट की मांसपेशियों को प्रॉपर कंडीशन में, प्रॉपर वे में ब्लड मिलता रहे और हार्ट अटैक ना आए। जो हार्ट होता है उसके संकुचन अर्थात सिकुड़ने को सिस्टोल कहते हैं और फैलने को डायस्टोल कहते हैं। हार्ट सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। सिकुड़ने को संकुचन या सिस्टोल और फैलने को शीतलन या डायस्टोल कहते हैं। और सिस्टोल और डायस्टोल को मिलाकर के हार्ट बीट करते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल को मिलाकर के हार्ट बीट करते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल को मिलाकर के हार्ट बीट करते हैं। हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सामान्यतः मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है। mmHg प्रेशर का यूनिट है। 120/80 mmHg होता है। 120 सिस्टोलिक 180 और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। ब्लड का प्रेशर 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक 180 है और डायस्टोलिक 80 है। बीपी नापने का जो यंत्र होता है उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। बीपी नापने का जो यंत्र है उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। बीपी नापने का जो यंत्र है उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। फिर हमारा जो है 22 नंबर है थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन नाम का हार्मोन्स। थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन नाम का हार्मोन्स हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। अर्थात हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। तो थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन नाम का हार्मोन्स हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। अब यदि हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है, हमारे शरीर में रेस्पिरेशन बढ़ जाता है और जिस वजह से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो आप देखे होंगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट बीट बढ़ जाता है, हृदय का धड़कन बढ़ जाता है। तो ब्लड में CO2 की जब मात्रा बढ़ती है, CO2 एक एसिड है, CO2 की मात्रा बढ़ती है तो ब्लड का pH घट जाएगा। ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो pH घट जाएगा, अर्थात वो एसिडिक हो जाएगा। और जब वो एसिडिक हो जाएगा तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। अर्थात जब ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा। और एसिडिक कब होगा? जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी। और CO2 की मात्रा कब बढ़ेगी? जब हम एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, कोई काम करेंगे। अर्थात अम्लीयता हार्ट बीट को बढ़ाता है। अम्लीयता हार्ट बीट को बढ़ाता है। अम्लीयता हार्ट बीट को बढ़ाता है। और जब हम बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, तब हमारे ब्लड में CO2 की मात्रा धीरे धीरे घट जाती है और pH हमारा नॉर्मल हो जाता है। ब्लड का pH नॉर्मल हो जाता है, 7 पॉइंट समथिंग होता है, हल्का सा बेसिक होता है, और तब उस समय हार्ट का बीट नॉर्मल हो जाएगा। अम्लीयता, एसिडिटी हार्ट बीट को बढ़ाता है। अम्लीयता हार्ट बीट को बढ़ाता है। अगर ब्लड अम्लीय हो गया है तो हार्ट बीट ज़्यादा होगा, और ब्लड नॉर्मल हो गया है तब हार्ट बीट
नॉर्मल हो जाएगा, अर्थात 72 हो जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगला कोई और क्लास देखेंगे। थैंक्स।